नमस्कार विद्यार्थियों, नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग चिंतकों की एक श्रेणी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और चिंतकों की श्रेणी में हम लोग तुलसीदास जी को देख रहे थे और तुलसीदास जी पे आज थोड़ा और उनके चिंतन को समझने का प्रयास करेंगे। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तुलसी का जीवन हमारे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, आज से सवाल भी पूछा जा सकता है और आपकी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए भी एक आपको नया दृष्टिकोण, नया आयाम बनाने में तुलसीदास जी आपकी मदद कर सकते हैं। कौन? तुलसीदास। मैं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं वही कह रहा हूं जो तुलसीदास जी कहते हैं। और कल हमने देखा था तुलसीदास जी की समन्वय, तुलसीदास जी की सामाजिक चेतना देख रहे थे और कल की तुलसीदास जी की सामाजिक चेतना को देखने का प्रयास कर रहे थे मित्रों। और सामाजिक चेतना में हमने 3 तत्व देखे थे तुलसीदास जी की सामाजिक चेतना में। एक तो हमने तत्व देखा था कि उन्होंने वर्ण के बारे में क्या किया, वर्ण व्यवस्था के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था। दूसरा हमने देखा नारी विषयक अवधारणा। कई मित्रों के मुझे कमेंट्स भी मिले कि आप नारी के प्रति इतनी सोच, ऐसी खतरनाक सोच रखते हैं। भैया मेरी सोच नहीं है, वो तुलसीदास जी की सोच थी। और तुलसीदास जी की सोच भी कोई खराब सोच नहीं थी। वो मध्यकालीन समाज का शुरू में अतिक्रमण नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उन्होंने नारी की पवित्रता, नारी के आदर्श, नारी की मर्यादा, नारी के प्रति श्रद्धा उनके अंतर्मन में जितनी थी उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तीसरा भी तत्व था जो सामाजिक चेतना के संदर्भ में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो पारिवारिक जीवन का आदर्श। पारिवारिक जीवन का आदर्श और पारिवारिक जीवन का आदर्श स्थापित करने का क्या किया था, प्रयास किया सामाजिक चेतना के माध्यम से। आज समाज में परिवार विखंडन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने किस पारिवारिक आदर्श की बात की, किस पारिवारिक आदर्श की बात की? समझिए बात को। तुलसीदास जी ने संयुक्त परिवार को स्थापित करने का प्रयास किया। संयुक्त परिवार को स्थापित करने का प्रयास किया, स्थापित करने का प्रयास किया। पारिवारिक आदर्श के रूप में उन्होंने क्या, एक अत्यंत आदर्श परिवार की कल्पना की और राम के माध्यम से, सीता जी के माध्यम से, सुमित्रा के माध्यम से, कौशल्या के माध्यम से, भरत के माध्यम से, लक्ष्मण के माध्यम से संयुक्त परिवार के आदर्श को स्थापित करने का प्रयास किया। संयुक्त परिवार की अवधारणा कब सफल होती है बताइए? संयुक्त परिवार तब चल पाते हैं विद्यार्थियों जो व्यक्ति अधिकार की बात नहीं करे, कर्तव्य की बात करे, कर्तव्य की भावना ज्यादा हो। संयुक्त परिवार सफल कब होते हैं? इनकी सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर कर्तव्य बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलो ना भैया, बोलो ना। कर्तव्य बोध होना चाहिए, कर्तव्य परायणता का भाव होना चाहिए। अधिकार नहीं, बोले पिताजी, बोले हाँ हमको अलग होना है, बोले काहे, बोले भैया ये करो, हमारी मकान को बांट दो, हम अलग रहेंगे, हमको हमारा ही अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, पिताजी की संपत्ति लेंगे। अगर इस तरह के अधिकार की भावना होगी तो समझिए आप संयुक्त परिवार नहीं चल पाए। संयुक्त परिवार के सफलता के लिए जो मूल तत्व है वो है कर्तव्य की भावना। बोले मेरा इस परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा संबंधों में क्या कर्तव्य है एक दूसरे के प्रति। समझिए, एक के कर्तव्य दूसरे के अधिकार होते हैं। किसी एक के जो कर्तव्य होते हैं वो दूसरे के क्या होते हैं भैया? अधिकार होते हैं। समझिए बात को। किसी एक के कर्तव्य, किसी एक के कर्तव्य एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे के लिए क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर एक व्यक्ति का कर्तव्य है तो दूसरे व्यक्ति का वो क्या है? अधिकार है। जब यह व्यक्ति अपने कर्तव्यों की अवहेलना करेगा तो इस व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे पढ़ने का, विद्यार्थी का अधिकार है पढ़ने का अधिकार। आपने शिक्षण संस्थान में फीस जमा की और आपका अधिकार है पढ़ने का अधिकार, लेकिन शिक्षक का कर्तव्य है विद्यार्थियों को पढ़ाना। अब अगर शिक्षक अपने कर्तव्यों की अवहेलना करेगा तो विद्यार्थियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा, और जब विद्यार्थियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा तो उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होता है
तब दूसरा समुदाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, आंदोलन करता है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वहन कर ले तो किसी को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ही नहीं करना पड़ेगा। और यही संयुक्त परिवार की अवधारणा के लिए होता है कि कर्तव्य बोध होना चाहिए, कर्तव्य परायणता के भाव होना चाहिए। और इसीलिए तुलसीदास जी क्या करते हैं, संयुक्त परिवार राम के रूप में क्या स्थापित करते हैं, राम के रूप में स्थापित करते हैं आदर्श पुत्र स्थापित, आदर्श पुत्र की अवधारणा स्थापित करते हैं, आदर्श भाई की अवधारणा स्थापित करते हैं, और क्या स्थापित करते हैं, आदर्श पति की अवधारणा स्थापित करते हैं, नारी की गरिमा, नारी का सम्मान। मध्यकालीन में समझिए, मध्यकाल में क्या हो रहा था, मध्यकालीन समाज में जब तुलसीदास जी ने लिखा, एक राजा के पास बहु रानियां हुआ करती थी, लेकिन राम का व्रत क्या था, एक ही नारी एक व्रत झारी, एक नारी के प्रति निष्ठा। आदर्श पति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं। भरत के माध्यम से आदर्श भाई का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। भरत के माध्यम से कौन सा सिद्धांत भैया, आदर्श भाई का सिद्धांत। आदर्श भाई का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। एक भाई कह रहा है कि राज तुम्हारे लिए है, दूसरा भाई कह रहा है भाई हम तुम्हारे बिना राज्य नहीं ले सकते। राम को राज्य अभिषेक की सूचना मिलती है शाम को, राम प्रसन्न नहीं होते हैं, क्या कहते हैं कि विमल वंश यह अनुचित को, ये वंश यानी ये परंपरा हमारी कुल की मर्यादा इतनी स्वच्छ है, चंद्रमा की तरह सूर्य की तरह स्वच्छ है, लेकिन इसमें एक अनुचित कार्य हो रहा है। बोले क्या कि विमल वंश यह अनुचित एक बंधु बिहाय बड़े है अभिषेकु। बोले भाई को छोड़कर के मुझे राजा बनाया जा रहा है। बोले क्यों कि जन्मे एक संग सब भाई, चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, एक साथ खेले हैं, तो मेरा कोई विशेष अधिकार नहीं है। एक भाई को राज्य मिल रहा है, एक भाई दूसरे भाई के लिए राज्य छोड़ रहा है, और दूसरा भाई उसी राज्य को लौटाने के लिए भाई के पीछे पीछे जा रहा है। इस तरह के आदर्श स्थापित करने का प्रयास कौन कर रहा है, आदरणीय तुलसीदास जी। और आज जब सत्ता संघर्ष हो रहा है, सत्ता लोलुपता हो रही है, प्रशासनिक पदों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो उस समय यह सिद्धांत बोलिए प्रासंगिक है या नहीं है। बोले आवश्यकता अनुसार अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो पारिवारिक जीवन में भी और अपने सार्वजनिक जीवन में भी न केवल सम्मान के हकदार होंगे, अपितु एक उच्च आदर्शों के प्रतिमान भी स्थापित कर पाएंगे। और यहां देखिए माता के आदर्श, माता का संयुक्त परिवार में क्या है कि ये चाचा हैं, ये चाची हैं, वो हमको मानते ही नहीं है, वो हमको देखते ही नहीं है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। लेकिन यहां नहीं, यहां कौशल्या के लिए क्या है, कौशल्या के रूप में आदर्श माता, कौशल्या के रूप में क्या आदर्श माता का सिद्धांत स्थापित करते हो। क्या लिखते हैं कौशल्या, राम और भरत में कोई अंतर महसूस नहीं करती हैं कौशल्या जी। क्या लिखते हैं, राम भरत दो सुत मम जानी, राम भरत। क्या लिखते हैं आदर्श माता कि राम भरत दो सुत सम जानी, सुत सम जानी। राम और भरत को, ये कोट कर सकते हैं अपन परीक्षा में, राम और भरत को दोनों को पुत्र के समान मानती हैं। कौन, आदरणीय कौशल्या जी। तो संयुक्त परिवार की अवधारणा राम के चरित्र जैसी होनी चाहिए। पत्नी भी कैसी, पति के प्रति क्या है, पति की विपदाओं में भी क्या है, विपदाओं में भी साथ देने वाली, पति के निर्णय को भी स्वीकार करने वाली। निर्णय किसका था वन में जाने का, राम का। वर्तमान में पत्नियां क्या कहती, इट्स योर चॉइस, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद अस, मुझे मेरा राइट दे दीजिए, आपको जहां जाना है जाइए। नाउ आई थिंक वी आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, ऐसे तो बोलते ना वर्तमान संदर्भ में। लेकिन क्या बोले कि जीव बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। समझ पा रहे या नहीं, कई लोग तो चौपाई समझ ही नहीं पा रहे होंगे, फिर बोलता हूं। जीव बिन देह यानी जीवन आत्मा के बिना जिस तरह शरीर बेकार है, जीव बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। वैसे पुरुष के बिना नारी है, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर बेकार है, ऐसे ही पुरुष के बिना नारी बेकार है। आप आधुनिक नारीवादी जो लोग हैं वो थोड़ा अपना विचार ही कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के जो विचार थे वो मध्यकाल से प्रेरित थे। आधुनिक समाज में भी नारी पुरुष से स्वतंत्र नहीं है।
पुरुष के साथ रहकर स्वतंत्र है। पुरुष से स्वतंत्र रहना यह स्वतंत्रता नहीं है, यह स्वच्छंदता है। पुरुष के साथ रहकर स्वतंत्रता, अपना समुचित विकास कर सके, अपना चहुमुखी विकास कर सके, यह स्वतंत्रता के नारी को मिलना चाहिए, सम्मान का भाव मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब एक पारिवारिक आदर्श स्थापित, कुल मिलाकर अगर हम कहें तुलसीदास जी के बारे में, आदर्श पुत्र का, आदर्श पिता का, आदर्श भाई का, आदर्श पति का, आदर्श माता के जो चरित्र स्थापित किए, संयुक्त परिवार की अवधारणा को जो बल प्रदान किया, सामाजिक ताने बाने को जो बुना, वो अत्यंत अपने आप में अद्वितीय है। कौशल्या ने क्या कहा कि राम भरत दो सुत समझानी। और समझिए आज का जो सबसे बड़ा जो वो है, आप लोग समझेंगे आजकल की जो महिलाएं हैं, मैं बुराई नहीं करता हूं, महिला विरोधी मैं नहीं हूं, लेकिन लड़कियां क्या कहती हैं, आते ही सबसे बड़ा जो झगड़ा है भारतीय समाज में वो सास बहू का झगड़ा है। यद्यपि झगड़े में कोई हिंसा नहीं होती है, लेकिन वैचारिक मतभेद है। लेकिन क्या है, सीता जी के पास तो 3 सास थी। और क्या लिखा है सीता जी, कौशल्याद सास गृह माही, सेवह सवन माद मद नाही। सीता जी एक आदर्श, सीता जी ने कैसा स्थापित किया, बोले आदर्श पत्नी, आदर्श पत्नी की भूमिका का निर्वहन किया। और काय की भूमिका का निर्वहन किया, आदर्श पत्नी की भूमिका, आदर्श बहू की भूमिका का निर्वहन किया। और क्या किया, सभी की सेवा भाव, सभी कौशल्या, सभी के प्रति, कौशल्या, सुमित्रा, केकई के प्रति भी सेवा भाव के प्रति सेवा भाव रखा, सेवा भाव की संकल्पना रखी। और इस सेवा भाव में क्या है मित्रों, देखिए वैचारिक मतभेद इसलिए होते हैं कि जनरेशन गैप होता है। आगे समझिए, आधुनिक संदर्भ में समझिए, हमें प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सामाजिक चेतना का भी विकास करना है, समाज में आदर्श भी स्थापित करने हैं। तो सास और बहू के जो झगड़े वो इसलिए है कि वैचारिक मतभेद है, जनरेशन गैप है, उनके सोचने का दृष्टिकोण अलग है, आपके सोचने का दृष्टिकोण अलग है। लेकिन उस दृष्टिकोण में मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन समन्वय लेके आइए और मतभेद में तब्दील मत करिए उसको, समन्वय चेतना का भाव। इस तरह से तुलसीदास जी ने अपने सामाजिक चेतना के संदर्भ में पारिवारिक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर यह कहें कि तुलसीदास जी सामाजिक चेतना के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को, विद्रूपताओं को समाप्त करना चाहते हैं, कि आदर्श समाज की संकल्पना करते हैं। तुलसीदास जी की जो अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है, जिसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है तुलसीदास जी की राज व्यवस्था। अत्यंत महत्वपूर्ण तुलसीदास जी की जो राज व्यवस्था का चिंतन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसकी प्रासंगिकता हम इस चिंतन की देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसकी प्रासंगिकता हम लोग देखेंगे प्रशासनिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में। क्योंकि हम जो बनने जा रहे हैं, जिस परीक्षा को हम दे रहे हैं, वो एक तरह से प्रशासनिक कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव्स है, प्रशासनिक कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं हम लोग। और प्रशासनिक कार्यपालिका यानी प्रशासनिक रूप से जो आप काम करेंगे, प्रशासनिक कार्यपालिका में तुलसी का चिंतन किस तरह से प्रासंगिक। तुलसीदास जी भक्ति काल के एक ऐसे कवि हैं, अपने आप में एक ऐसे अनोखे कवि हैं जिन्होंने इस राजनीतिक व्यवस्था पर चिंतन प्रदान किया। देखिए भक्ति काल में कबीर के चिंतन में सामाजिक विद्रूपताएं तो हैं, सामाजिक पाखंड, सामाजिक रूढ़ियों का तो है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक चिंतन लगभग ना के बराबर है। देखिए आप यहां अगर आप तुलना भी करेंगे तो कबीर के जो चिंतन में, कबीर तो हम पढ़ना भी हमारे पाठ्यक्रम में भी है, तो कबीर के चिंतन में राजनीतिक चिंतन ना के बराबर है। ना के बराबर है राजनीतिक चिंतन, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लगभग बहुत कम है। एक और भक्ति काल में जो कवि हुए जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी जी, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी,
भक्ति काल के ही दूसरे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के चिंतन में राजा तो है विद्यार्थियों, आपने फिल्म भी देखी होगी। कौन सी फिल्म देखी? राजा तो है किंतु राजनीतिक चिंतन नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? तुलसीदास जी इसलिए अद्भुत है, इसलिए अपने आप में अद्वितीय है। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा? पद्मावत लिखा, पद्मावत लिखा, पद्मावत लिखा, पद्मावत लिखा। राजनीतिक चिंतन ना के बराबर है। राजा तो बता दिया, राजा रत्न सेन है, लेकिन पूरा जीवन किस में लगे रहे? बोले प्रेम करने में लगे रहे। पद्मावती को प्राप्त किया, फिर उनकी सुरक्षा में लगे रहे। नागमती विरह लिख दिया। प्रेम का जीवन है। राजा के जीवन में राजनीतिक चिंतन का अभाव है इनके दर्शन। अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हैं सूरदास जी, तो सूरदास जी के जीवन में जो कृष्ण हैं वो बाल सखा हैं। कृष्ण को क्या मानते हैं? वो बाल सखा। और कृष्ण को बाल सखा मानते हैं तो गोपियों के माध्यम से प्रेम की ज्यादा, गोपियों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से प्रेम की अधिकता है। काय की अधिकता है? प्रेम की अधिकता है, राजनीतिक चिंतन नहीं है। यद्यपि कृष्ण जाते हैं, राजा बन जाते हैं, किंतु इनके चिंतन में, इनके काव्य में इसका भाव है। तो समझ गए, मध्यकालीन काव्य में अर्थात भक्ति काल में तुलसी एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया। और तुलसीदास जी ने जैसे ही राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया बेटा, राज व्यवस्था जैसे ही उन्होंने प्रस्तुत की, तो इस राज व्यवस्था की तत्कालीन विसंगतियों को उजागर किया। तात्कालिक, समझिए, तात्कालिक विसंगतियों को उजागर किया, विसंगतियों को उजागर किया। अब देखिए, कमियां बताना तो आसान है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, कोई विकल्प भी तो सुझाओ। केवल आलोचना करना धर्म नहीं होना चाहिए। आलोचना आप करिए, कमियां आप गिनाइए, लेकिन आलोचना के साथ साथ आपको समाधान भी बताना पड़ेगा, वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव भी देना पड़ेगा, तभी तो आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। केवल आलोचना करके बैठ जाइए, अरे तो हो नहीं रहा, बैठे हैं आलस में। आप बताइए, ये चीज खराब है, लेकिन इस समय इस तरह से अगर सुधार हो, ये वैकल्पिक व्यवस्था है जो उचित सिद्ध हो सकती है। तो विकल्पों पर भी प्रकाश डाला, विकल्पों पर भी प्रकाश डाला। और तुलसीदास जी ने एक आदर्श वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। आदर्श वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। आदर्श वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया कि राजा को ऐसा होना चाहिए। और तुलसीदास जी के समय क्या था? क्या था? राजनीतिक परिस्थितियां, और उस समय तत्कालीन परिस्थितियों की आलोचना भी करते हैं वो, कि राजा राजनीतिक कार्यों से विरत हो गए हैं, राजनीतिक कार्यों से विरत हो गए हैं। और क्या कर रहे हैं आजकल राजा? बोले आजकल राजा क्या कर रहे हैं? बोले जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। और राज व्यवस्था किसकी? तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी की। समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक अधिकारी कैसा होना चाहिए? बोले राजा कैसे हो गए? गोड़ गमार नृपाल मह जमन महा महिपाल। गोड़ गमार, वर्तमान में राजा कैसे है? उस समय के राजा कैसे हो गए थे? बोले गोड़ गमार नृपाल मह, ऐसे राजा हो गए। गोड़ गमार नृपाल मह जमन महामहिपाल, जमन महामहिपाल, ये आप कोट कर सकते हैं। तत्कालीन विसंगतियों में राजा जब धर्म नष्ट हो जाए राज्य का, सामन दामन भेद कल केवल दंड कराल। सामन, साम न दाम न भेद कल, न भेद कल केवल दंड कराल। केवल दंड कराल।
इस तरह के राज्य क्या हो गए, राजा अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए थे। तो फिर उन्होंने विकल्प क्या दिया, वर्तमान में, यानी वर्तमान का मतलब समझते हैं मध्यकाल में तुलसी का वर्तमान। किसका वर्तमान है लाला? समझेंगे, बिल्कुल गणित की तरह समझेंगे, क्रिस्टल क्लियर। तुलसीदास जी को हम कवि के रूप में नहीं देख रहे हैं, एक चिंतक के रूप में देख रहे हैं, एक दार्शनिक के रूप में तुलसीदास जी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने इससे कहा, जब ऐसे राजा हो गए तो तुम्हारे पास क्या सिद्धांत है? बोले कैसा होना चाहिए राजा तुम्हारे लिए? तो तुलसीदास जी क्या संकल्पना देते हैं? एक आदर्श राजा की कल्पना करते हैं तुलसीदास जी। और होना चाहिए, आपको भी ऐसा ही प्रशासनिक होना चाहिए। आदर्श राजा की कल्पना करते हैं। और आदर्श राजा की कल्पना कैसे करते हैं तुलसीदास जी? कैसा कहते हैं राजा? कि राजा ऐसा होना चाहिए विद्यार्थियों कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तेंद्रप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा अगर दुखी है, वो राजा निश्चित रूप से ही नरक का क्या है? अधिकारी है। अगर आप राज्य कर रहे हैं, राजा हैं, तो आपके राज्य क्षेत्र में कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। प्रजा दुखी है, इसका मतलब क्या है? प्रजा को उसके अधिकार नहीं मिल रहे। और प्रजा के अधिकार बेसिकली क्या है? राजा के कर्तव्य हैं। वर्तमान संदर्भ में देख लीजिए, अगर प्रवासी मजदूरों को खाना नहीं मिल पा रहा है तो कार्यपालिका के क्रियान्वयन में कमी है, उसको और सुधार करना चाहिए। बोले क्या संकल्पना है? कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, तेंद्रप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा अगर दुखी है तो वो राजा निश्चित रूप से ही नरक का अधिकारी होता है, घोर कष्टों का अधिकारी होता है। और क्या लिखते हैं वो? कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी। और कैसा है? कि तेंद्रप अवस नरक अधिकारी। वो राजा नरक का ही भागीदार है जिस राजा के राज्य क्षेत्र में अगर प्रजा दुखी है। इसलिए चाहे आप मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप कलेक्टर हैं, चाहे आप एसडीएम हैं, प्रासंगिकता देखिए वर्तमान जीवन में। अगर एक भी व्यक्ति अगर आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी जो आपका क्षेत्र है, जो आपका न्यायिक क्षेत्र है, जहां के आपके अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में अगर दुखी है तो समझिए आपके कर्तव्यों में कहीं कमी रह गई। ये तुलसी का चिंतन लोक कल्याण की पराकाष्ठा है, चरमोत्कर्ष है। बात समझ रहे हैं ना? और तुलसीदास जी कहते हैं कैसा राजा चाहिए? तुलसीदास जी यही कहते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए? कि राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। राजा कैसा होना चाहिए भैया? राजा कैसा होना चाहिए? राजा अर्थात प्रशासनिक अधिकारी। राजा का मतलब आप भी प्रशासनिक अधिकारी राजा जैसे ही हैं। राजा कैसा होना चाहिए? बोले कैसा होना चाहिए राजा? बोले राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे, प्रजा के हितों के लिए कार्य करे, हितों के लिए कार्य करे राजा। बोले कैसे? बोले प्रजा के, राजा के हितों के लिए कार्य करे, अर्थात राजा को क्या होना चाहिए भैया? राजा को जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। जनता के प्रति क्या होना चाहिए? उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। राजा की जनता के प्रति क्या होनी चाहिए? प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जनता के दुखों को दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, चाहे आप कलेक्टर हैं या प्रशासनिक अधिकारी, प्रयास करना चाहिए। बोले कैसे? राम भी देखिए जब जा रहे हैं जंगल में तो साधु संत मिल रहे हैं, और साधु संतों के यज्ञ जो होते हैं उसे राक्षस लोग क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। यज्ञ कर रहा है कोई साधु संत, ऊपर से राक्षस लोग आए, कहीं मांस फेंक रहे हैं, कहीं हड्डियां फेंक रहे हैं, उनकी अनुष्ठान और यज्ञ को क्या करते थे? खंडित करने का प्रयास करते थे और बाधित कर देते थे। राम से कहा, और उस समय जो साधु संत थे वो अयोध्या की कहां थे? सीमा में थे, राज्य क्षेत्र में थे। तो प्रतिबद्धता देखिए, राम ने क्या कहा साधुओं के बीच में जाके कि आप निश्चिंत होकर आप यज्ञ अनुष्ठान कार्य करिए, मुझे इससे कोई
आपको व्यवधान नहीं होगा। क्यों? बोले क्यों व्यवधान नहीं होगा? क्योंकि मैं राजा होने के नाते या राज परिवार का होने के नाते ये आपको वचन देता हूं। बोले क्या वचन? कि निश्चरहीन करो महि भुज उठाई प्रण कीन। मैं इस पूरी पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। ऐसा क्या किया? भुज उठाए प्रण कीन, भुजा उठा के यानी अपना निश्चय दोहराया। बोले सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। और सभी मुनियों के आश्रमों में उनको क्या कर रहे हैं? सुख दे रहे हैं, अर्थात उनकी बाधाएं, उनके जीवन की जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजा की प्रतिबद्धता ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता, प्रवासी मजदूरों को घर भेज दीजिए, उनके लिए भोजन उत्तम व्यवस्था उपलब्ध करा दीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दीजिए, उचित व्यवस्था कर दीजिए। सरकार की नीतियों के माध्यम से जो उनको लाभ प्राप्त होने वाला है उसको बेहतर तरीके से उन तक पहुंचा दीजिए। आज आपको राक्षस का वध नहीं करना है कि निश्चरहीन करो महि भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। एक लिखा भी है तुलसी, आप चाहे तो कोट भी कर सकते हैं कि निश्चरहीन करो महि, कि निश्चरहीन करो महि, करो का क्या महि भुज उठाए प्रण कीन, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रमन, सकल मुनि के आश्रमन, आश्रमन जाए जाए सुख दीन, जाए जाए सुख दीन। और सभी मुनियों से कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, यज्ञ करो, निर्बाध जीवन जियो, राक्षस आएंगे हम मार देंगे। समझ रहे ना बात को? यानी आज के मानव आज के समाज में राक्षस क्या है? गरीबी है, दरिद्रता है, जहालत है, रोजगार की कमी है, सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये सब करने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? राजा होने के नाते आज के जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी मनुष्य, यानी आप अपनी प्रजा को क्या करने की प्रयास करेंगे? क्या करेंगे बताइए? उनकी क्या है? कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आज का क्या है आपका प्रतिबद्धता? क्या होना चाहिए? कल्याणकारी योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। ये इस राजनीतिक चिंतन का आपके, और क्या होना चाहिए प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ? सभी हितग्राहियों को, सभी जो हितग्राही है, बेनिफिशरीज है, हितग्राहियों को, जिनको लाभ मिलना है, हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। शासन की योजनाओं का लाभ, शासन की योजनाओं का पूरा और समयबद्ध लाभ मिले। और कैसा लाभ मिले? समयबद्ध लाभ मिले, निश्चित समय में लाभ मिलना चाहिए। और ये इनके राजनीतिक चिंतन का क्या है? प्रशासनिक जीवन में प्रासंगिकता है। बोले और क्या होना चाहिए? बोले सबको एक जैसे भाव से देखना चाहिए। कैसे भाव से देखना चाहिए? बोले संपूर्ण प्रजा के प्रति एक जैसा भाव। संपूर्ण प्रजा के प्रति कैसा भाव? संपूर्ण प्रजा के प्रति समरूपता का भाव, समरूपता का भाव हो। समरूपता का भाव मतलब एक जैसा भाव हो। कैसा भाव हो? एक जैसा भाव। तो संपूर्ण प्रजा के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? समरूपता का भाव होना चाहिए, एक जैसा भाव होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोले राज्य कैसा होना चाहिए भैया? राजा के लिए दो बातें होनी चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। वो दो बातें क्या महत्वपूर्ण है? पहली बात तो ये होना चाहिए कि राज्य सुख का साधन नहीं, सेवा का माध्यम होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए राजा के लिए? राजा के लिए पहली बात क्या होना चाहिए बेटा? राजा के लिए क्या होना चाहिए? राज्य सुख का साधन नहीं है। राज्य काय का साधन नहीं है? सुख का साधन ना नहीं है। काय का साधन है? बोले सेवा का माध्यम है, सेवा का। और काय की सेवा? बोले जनता की। जनता की सेवा का माध्यम होना चाहिए। आप बिल्कुल स्पष्ट लिखेंगे और तुलसीदास जी को पढ़ने का ये तार्किक तरीका है।
बोले आपको, बोले हमें मुख्यमंत्री बनना, हमको ये इस जिले का कलेक्टर बनना। आईएएस बनना भी कोई ये नहीं है कि आप लोगों को सब कुछ मिल गया। आईएएस बनने के बाद भी आप कहते नहीं हमको तो इंदौर कलेक्टर बनना, हमको तो ग्वालियर कलेक्टर बनना, हमको जबलपुर कलेक्टर बनना है। तो कलेक्टर बनना आपके जीवन का उद्देश्य है, जनता की सेवा करना उद्देश्य है। आप जहां हैं, जिस पद पे हैं, उस पद पे ही जनता की सेवा कर सकते हैं। और राम ने भी यही किया। राम ने क्या कहा, राम को जब राज्य अभिषेक का सूचना मिलती है शाम को कि कल तुम राजा बनोगे, तो राम क्या कहते हैं, तुलसीदास जी राम के माध्यम से क्या कहलवाने का प्रयास करते हैं। बोले क्या कि विमल वंश यह अनुचित को बंधु विहाई बड़े अभिषेक। विमल वंश में यानी इस वंश में यह अनुचित कार्य है कि एक भाई को छोड़ करके दूसरे भाई को राज्य दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है जो राजा बनने जा रहा है। बोले क्यों, क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई सहन किए खेल लड़काई। बोले सहन भी किया, साथ में सोए, साथ में हमने क्या किया, खेल खेला, साथ में हम पढ़े, साथ में हम बड़े हुए, हम गुरु के यहाँ भी शिक्षा लेने साथ में गए। लेकिन उसके बाद राज्य केवल मुझे, ये तो अच्छी बात नहीं है। और क्या कहते हैं कि राज्य सुख का साधन नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं राम के माध्यम से कि विमल वंश यह अनुचित एको, विमल वंश यह अनुचित एको। बोले क्यों, बोले बंधु विहाई बड़े अभिषेको। बंधु विहाय बड़े है अभिषेको, बड़े है अभिषेको। समझ रहे हैं ना लाला। आज क्या हो रहा है, ये मुख्यमंत्री हैं, इनको हटाइए, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सेवा का भाव, जनता के प्रति सेवा का भाव। तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा का स्वरूप क्या हो, राजा और राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या आदर्श कल्पना है उनकी। बोले राजा कैसा हो, राजा का स्वरूप कैसा हो, स्वरूप कैसा हो, प्रशासनिक। बोले कैसा होना चाहिए, बड़ा अच्छा प्राकृतिक उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी। वो कहते हैं जो अपना मुंह होता है ना, मुंह हाँ होता है ना। बोले आप पूरा भोजन, पनीर कहां से खाते हैं, मुंह से। रोटी कहां से खाते हैं, मुंह से। दूध कहां से पीते हैं, मुंह से। जलेबी कहां से खाते हैं, मुंह से। पोहा कहां से खाते हैं, इंदौर में पोहा ज्यादा खाते हैं, कहां से खाते हैं, मुंह से। तो क्या मुंह पूरा भोजन को अपने यहीं रख लेता है या अंदर जाने देता है। बोले अंदर भी जाने देता है। अगर मुंह चाहे, मुंह के भैया मैं इस खाने को नीचे नहीं जाने दूंगा गले से, यानी आपके पास अगर कोई अधिकार आ गया, कोई संसाधन एकत्रित हो गए तो आप उसका वितरण नहीं करेंगे। मुंह क्या करता है, पूरे भोजन को खाता है, अंदर जाता है और शरीर के जिस अंग को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है उतनी ऊर्जा पहुंचाता है भोजन। अगर मुंह चाहे कि पूरा भोजन मैं अपने अंदर रख लूं तो क्या होगा, हाथ पैर चलेंगे ही नहीं। और क्या कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक। मुखिया कैसा होना चाहिए, चाहे घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार का हो, मुख जैसा होना चाहिए। बोले कैसे, क्यों कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार मुख से भोजन ग्रहण किया जाता है और शरीर के समस्त अंगों को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा प्रदान कर दी जाती है, उसी तरह से चाहे वो कलेक्टर हो चाहे एसडीएम हो, उसको संसाधनों का वितरण समाज में ठीक उसी तरह से करना चाहिए, उचित वितरण। जिसको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से कैसा वितरण हो जाना चाहिए, न्यायपूर्ण वितरण हो जाना चाहिए, एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। बोले हम क्या थे, अभी कुछ नहीं। बोले क्या बन गए, विधायक। बोले क्या बन गए, कलेक्टर। अब क्या हो गए, बोले हर शहर में हमारा होटल है, हर शहर में हमारा रेस्टोरेंट है। भैया कहां से इस संसाधनों का एकत्रीकरण, इसका मतलब क्या है, अंग अपने शरीर के किसी एक अंग को उचित ऊर्जा नहीं मिल पाई। जब उचित ऊर्जा नहीं मिल पाई तो अपंग हो जाएगा, और अपंगता का ही ये परिणाम है विद्यार्थियों कि आज स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की टोली देख रहे हैं, आज जीवन को देख रहे हैं सड़क पर दौड़ता हुआ, क्योंकि संसाधनों का उचित वितरण नहीं हो पाया, समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। इसलिए 2007 में ही 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमको कहना पड़ा समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ।
और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बोले मुखिया मुख सो चाहिए। कैसा मुखिया, इसको लिखेंगे, इसको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है। मुखिया कैसा होना चाहिए? बोले मुखिया मुख सो चाहिए। मुख सो, मुख जैसा, मुख मुख माने मुंह, माउथ, कुछ लोग अंग्रेजी मीडियम वाले भी हैं, माउथ। मुखिया मुख सो चाहिए, बोले क्या? खान पान सो एक, खान पान सो एक। पाले पोसे सकल अंग, पाले पोसे सकल अंग, सभी अंगों का क्या करेगा? पालन करेगा। तुलसी सहित विवेक। कैसे? तुलसी सहित विवेक, विवेकपूर्ण तरीके से, एनलाइटन, जिसको जितनी आवश्यकता है। अगर ये होता तो महाराज, ये नहीं होता आदरणीय विद्यार्थियों कि जो पूर्व गृह मंत्री, मैं किसी का नाम नहीं लेना हूं, कक्षा में किसी भी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहिए, यही चिंतन होता है, यही तटस्थता होनी, तटस्थता का भाव होना चाहिए। लेकिन फिर भी तमाम तरह के जो घोटाले हैं, आपराधिक प्रकरण है, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, वो मामले इसीलिए है कि मुखिया ने कभी अपने को मुख जैसा स्थापित नहीं किया। और तुलसीदास जी यही कहते हैं तत्कालीन, बोले प्रशासनिक अधिकारी को, राज्य को कैसा होना चाहिए? बोले प्रशासनिक अधिकारी ऐसा हो, प्रशासनिक अधिकारी ऐसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए। राजनेता ऐसा होना चाहिए। एथिक्स का पेपर नेताओं के लिए भी होना चाहिए, विधायकों के लिए भी होना चाहिए। बोले पढ़ के आओ, पहले चुन के आओ, फिर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाते हैं जिसमें नैतिकता पढ़ाएंगे। और यूपीएससी ने तो कर दिया 250 अंक का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 200 अंक का मुख्य परीक्षा में, निसंदेह। बोले ऐसा राजा करेगा क्या? बोले राज्य कैसा होना चाहिए? बोले ऐसा राज्य होना चाहिए जिसे तुलसीदास जी राम राज्य बोलते हैं। ये राम राज्य किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये राम राज्य किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये राम राज्य का अपने आप में अद्भुत कल्पना है तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बोले राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बोले राज्य ऐसा होना चाहिए। कैसा राज्य होना चाहिए? देखिए राज्य का स्वरूप कैसे होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राज्य का स्वरूप कैसा हो बेटा, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए राज्य का स्वरूप? राज्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, बोले क्या? वहां पे किसी को कोई कष्ट नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि ट्रेन के एक डिब्बे में जब ट्रेन पहुंचती है स्टेशन पे तो एक महिला की लाश निकलती है, छोटा बालक उसको बार बार उठा के देखता है, वो कहता है शायद मेरी मां बोलेगी, लेकिन मां मृत हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए राज्य। बोले जब मुखिया मुख जैसा होगा तो राज्य कैसा होगा? बोले उस राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं हो। बोले कैसा कष्ट नहीं हो? राम राज्य की संकल्पना, काय की संकल्पना? राम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, राम राज्य की आदर्श संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं मित्रों? आदर्श संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। राम राज्य की आदर्श संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। और इस संकल्पना में क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हों। मूलभूत आवश्यकताएं क्या हों? मूलभूत आवश्यकताएं हैं पूरी हो प्रत्येक व्यक्ति की। यह संकल्पना प्रस्तुत करते हैं राम राज्य की। और राम राज्य की संकल्पना पे आप देखेंगे क्या कहते हैं? मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो प्रत्येक व्यक्ति की, कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, ये राम राज्य है। क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। ऐसा राम राज्य। बोले कैसा राम राज्य? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। काहू व्यापा, किसी को व्याप्त नहीं है। राम राज नहीं काहू व्यापा। काहू में व्यापा, किसी को भी
बोले कौन सा ताप? बोले दैहिक यानी शारीरिक, दैविक बोले आध्यात्मिक, बोले भौतिक यानी निजी मूलभूत जीवन की आवश्यकता है वो पूरी हो रही है। इस तरह का कष्ट किसी भी नागरिक को नहीं होना चाहिए। कोई नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए। आज 70 साल के बाद यह सरकार को घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम 2 महीने तक 5 किलो अनाज मुफ्त में देंगे एक परिवार को। क्यों देंगे मुफ्त में? इस तरह की व्यवस्था केवल आपात काल में होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। लोगों को रोजगार के अवसर मिले, समुचित विकास हो, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग विकास की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर सकें और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल कर सकें। राम राज्य की पहली अवधारणा यही है। तुलसी के आदर्श राजनीतिक चिंतन का और आदर्श प्रशासनिक चिंतन की पहली बात यही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काव्य व्यापा। बोले क्या अगला कदम क्या? बोले अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवनों पीरा, यानी किसी का भी एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो, अकाल मृत्यु नहीं हो और किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सब सुंदर सब विरज शरीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, विरज शरीरा। सब लोग स्वस्थ शरीर वाले हों, स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। इस तरह की संकल्पना होनी चाहिए राम राज्य की। शासन की व्यवस्थाएं इस तरह से सुनिश्चित हों, किस तरह सुरक्षित हों कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवध न लक्षण हीना। तीसरी संकल्पना क्या है राम राज्य की? देखिए एक आदर्श संकल्पना प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास जी। आप देखिए तुलसीदास जी के आज के मैनेजमेंट प्रबंधन गुरु क्या प्रस्तुत कर पाएंगे? क्या नहीं को दरिद्र न दुखी न दीना, नहीं को नहीं, आप लोग आनंद लीजिए। नहीं को दरिद्र दुखी न दीना, नहीं को दरिद्र न दुखी न दीना, न दुखी न दीना, नहीं को दरिद्र न दुखी न दीना, न दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, नहीं कोई अबुधो न लक्षण हीना। समझिए लक्षण हीना। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, दरिद्र नहीं होना चाहिए कि दरिद्र जैसा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता, गरीबी ऐसी जहालत है जिससे जीवन को आगे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और इस दरिद्रता का समाधान क्या है? बोले राम राज्य की संकल्पना। बोले शासन को इस तरह से कार्य करना चाहिए। बोले क्या? नहीं को अबुध न लक्षण हीना। किसी के अंदर लक्षण का मतलब है विशेष गुणों का समावेश सर के अंदर होना चाहिए। इसके लिए सरकार क्या करेगी? आजकल वर्तमान संदर्भ में कर रही है स्किल डेवलपमेंट। ये करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट। बोले कौशल विकास कार्यक्रम, राम राज्य की संकल्पना। तुलसीदास जी ने बताइए कौशल विकास होना चाहिए, स्किल होना चाहिए जिसके अंदर। और जब इन सबको समावेशी करेंगे तो आप समझिए इसकी प्रासंगिकता देखिए तुलसीदास जी के चिंतन के। बोले स्किल डेवलपमेंट तो रखेंगे ही रखेंगे। बोले क्या होना चाहिए? बोले दरिद्रता को भी दूर करना है, कौशल का विकास भी करना है। और आप समझिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने क्या शामिल किया इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना में? आप लोग समझ पा रहे होंगे एथिक्स के पेपर में, और एथिक्स की 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना का जो दृष्टिकोण पत्र था, अप्रोच पेपर था, दृष्टिकोण पत्र था, उसकी संकल्पना क्या रख दी तुलसीदास जी ने? क्या संकल्पना रख दी उसकी? बोले समावेशी विकास। कैसा विकास? बोले समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना की संकल्पना क्या होगी मित्रों? बोले समावेशी विकास। कैसा विकास? समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। और यही 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया? मोर फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, त्वरित अत्यंत तीव्र समावेशी विकास।
और 12वीं में इसी अवधारणा को और बढ़ाया गया, तीव्र समावेशी विकास, तीव्र समावेशी विकास, मोर फास्टर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये तुलसीदास जी का राजनीतिक चिंतन है। और राजनीतिक चिंतन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्या सिद्ध करेगा? बोले कल्याणकारी राज्य की स्थापना होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी को कैसा होना चाहिए? प्रशासनिक अधिकारी को कैसा होना चाहिए? बोलो भैया, बोले प्रशासनिक अधिकारी को बोलिए समझिए निजी हित था। बोले राजा बन जाते, जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं थी, वचन मानने की जरूरत ही नहीं थी भगवान राम को। निश्चर ही न करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, ऐसा वचन देने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन वचन दिया, अर्थात निजी हितों को छोड़ना पड़ेगा सामुदायिक हितों के लिए। रात को 9 बजे शहर में, आप ही समझ लीजिए, रात को 9 बजे बहुत बड़ा काम है आपको जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, एकदम आप कार्यालय में बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा काम आ गया है, अत्यंत महत्व का काम है, जनता का काम है। घर से फोन आता है, आ नहीं रहे हो, आज फिल्म का टिकट बुक था। पत्नी फोन करती है, पत्नी ऑब्लिक पति, दोनों ही कर सकते हैं, महिला पुरुष। तो क्या कहेंगे? चलो जनता वाला काम कल करेंगे, चलो आज फिल्म देखने चलते हैं। नहीं, फिल्म तो हम कल भी देख लेंगे, लेकिन आज जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मनुष्य की सेवा ही मानवता की या ईश्वर की सर्वोच्च सेवा है। और कैसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए? बोले क्या होना चाहिए? बोले निजी हितों को, निजी हितों को सामुदायिक हितों के लिए छोड़ देना चाहिए। सामुदायिक हितों के लिए छोड़ देना चाहिए। समाज के हित सर्वोपरि है। कई लोग कहते हैं निजी हितों के लिए समुदाय के हितों को छोड़ देना चाहिए। ना ना ना, गंदी बात। समाज के हित पहले है, समाज पहले है, मनुष्य पहले है। और हमको कैसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए मित्रों? प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते कि जो योजना है उनका भली प्रकार क्रियान्वयन हो, उचित क्रियान्वयन हो। और क्या वही राम राज्य कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब सुंदर सब विरोज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, नहीं को दरिद्र न दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये राम राज्य की एक आदर्श समाज की पराकाष्ठा है, चरम उत्कर्ष है। और इस तुलसीदास जी के राजनीतिक चिंतन का हमें प्रशासनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। तुलसीदास जी आगे भी लिखते हैं। तुलसीदास जी के आगे चिंतन में हम आर्थिक चिंतन भी देखने का प्रयास करते हैं तुलसीदास जी का। और तुलसीदास जी का जो आर्थिक चिंतन देखने का प्रयास करते हैं, तुलसीदास जी का आर्थिक चिंतन देखने का प्रयास करते हैं। आर्थिक चिंतन मध्यकाल में ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था पर लिखा। और उन्होंने कहा आर्थिक चिंतन इसलिए भी जरूरी है कि व्यक्ति की दरिद्रता कैसे दूर होगी। और व्यक्ति की दरिद्रता को उन्होंने कहा है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तुलसीदास जी ने क्या कहा? बोले क्या? नहीं दरिद्र सम। यह अगला सवाल भी आ सकता है, तुलसीदास जी का आर्थिक चिंतन अगला प्रश्न भी आ सकता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। वो दरिद्रता जैसा कोई दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख नहीं। संत यानी सज्जन व्यक्ति के साथ, आगे लिखते हैं इसी चौपाई में, संत मिलन सम, संत मिलन सम सुख जग नाही। बोले सज्जन लोगों के साथ संत व्यक्ति की मुलाकात जैसा सुख नहीं है कहीं, और दरिद्रता जैसा कोई दुख नहीं है। आर्थिक चिंतन में कहते हैं कि लोग इतने बेरोजगार हैं। समझिए वो आर्थिक चिंतन जो मध्यकाल का था वो आज कितना प्रासंगिक है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि कल 12 बार अकाल पड़े अन्न बिना बहु लोग मरे। बोले ऐसी अकाल की पराकाष्ठा आएगी कलयुग में। ऐसा अगर हमने आर्थिक व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर हमने समावेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर हमने रोजगार का विकास नहीं किया तो कैसा चिंतन आएगा? बोले तुलसीदास जी कहते हैं कि कल 12 बार दुकाल पड़े अन्न बिना बहु लोग मरे।
क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? इस बात से क्षुब्ध हैं, कल 12 बार दुकाल पड़े। तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में, कलयुग में, कलयुग में, कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। तो क्या लिखते हैं? कल 12 बार, कल 12 बार अकाल पड़े, बिन बिन अन्न दुखी बहु लोग मरे। बिन अन्न दुखी, बिन अन्न दुखी बहु लोग मरे, बहुत से लोग मरेंगे। देखिए आप, चाहे महामारी फैल रही है या कुछ भी फैल रही है, क्या है? कल 12 बार दुकाल पड़े, बिन अन्न दुखी बहु लोग मरे। बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है। और अकाल के साथ साथ देखिए आप, अकाल के साथ साथ तुलसीदास जी ने बेरोजगारी की समस्या को भी रेखांकित किया अपने आर्थिक चिंतन में, और उसे ध्यान देना चाहिए। तुलसीदास जी ने बेरोजगारी की समस्या को भी रेखांकित किया है। तुलसीदास जी ने बेरोजगारी को भी रेखांकित किया है बेटा। और जो बेरोजगारी की समस्या वर्तमान में भी देखो प्रासंगिक है, समस्या को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और ये कब खत्म होगी? जब मुखिया कैसा होगा? बोले मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बोले तुलसीदास जी बेरोजगार की समस्या को कैसे लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बले, वणिक को वणिज न नौकर को। लिखते हैं यहाँ पे कवितावली में, लिखते हैं आर्थिक चिंतन में। क्या लिखते हैं? स्पष्ट करने का क्या प्रयास करते हैं? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बले। बोले किसान की खेती भी अच्छी नहीं है। अब देख रहे हैं समस्या वर्तमान, टिड्डी दल समस्या बन गया है खेती के लिए, ओलावृष्टि समस्या बन जाती है, बहु वर्षा समस्या बन जाती है, या फिर सूखा समस्या बन जाती है। तो कलयुग की पराकाष्ठा बताते हैं कि इस तरह की समस्याएं भविष्य में आएंगी, जिनका समाधान उस समय के राज्य पर निर्भर करेगा, राजा की नैतिकता पर निर्भर करेगा, राजा के आदर्शों पर निर्भर करेगा, राजा की दूरगामी सोच पर निर्भर करेगा। क्या लिखते हैं कि कल 12 बार, क्या लिखते हैं कि बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या क्या है कि खेती न किसान को, सबके बारे में लिखते हैं वो, खेती न किसान को। मैं बार बार एग्जांपल इसलिए देता हूं कि आपको अगर एक दो उदाहरण भी याद रह जाते हैं और परीक्षा में लिख देते हैं तो आपका उत्तर बहुत अच्छा माना जाता है, संतुलित माना जाता है, और आपके उत्तर को प्रामाणिकता मिल जाती है कि निश्चित रूप से आपने तुलसीदास जी का अध्ययन किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, भिखारी को न भीख बलि, भीख बलि, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग, आजीविका नहीं है लोगों के पास। आप देखिए वर्तमान में कितना प्रासंगिक है। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन लोग, सीध्यमान सोच बस, सीध्यमान सोच रहे हैं बेचारे, सीध्यमान सोच बस। देखिए प्रवासी मजदूरों की समस्या यही है। आज आप सभी लोग अपने अपने घर आ गए, लेकिन आज उनके पास रोजगार नहीं है। जीविका विहीन लोग, सीध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहां जाए कहा करी, कहें एक एकन सो, कहें एक एकन सो कहां जाए कहा करी, कहां जाए का करी। बोले कहां जाए और क्या करे, ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। समझ रहे ना बात को? दरिद्रता सबसे बड़ा अवगुण है, सबसे बड़ी विडंबना है भारतीय समाज की उस समय की। और दरिद्रता के साथ साथ बेरोजगारी भी समस्या है। एक किस समस्या को रेखांकित कर रहा है? बोले बेरोजगारी की समस्या। बोले इसका समाधान कैसे निकलेगा? इसका समाधान तुलसी के चिंतन से कैसे निकलेगा? बोले आदर्श राज्य। बोले कौन सा राज्य? बोले आदर्श राज्य की संकल्पना से।
आदर्श राज्य की संकल्पना से। और बोले आदर्श राज्य की संकल्पना का अर्थ क्या होगा बेटा? आदर्श राज्य की संकल्पना का तात्पर्य यह होगा, क्या होगा तात्पर्य? बोले आदर्श राज्य की संकल्पना का तात्पर्य होगा कि प्रजा के हित के लिए कार्य करो। भैया हे राजा, किसके लिए कार्य करो? प्रजा हित के लिए कार्य करें, हित के लिए कार्य करें। ये तुलसीदास जी का आर्थिक चिंतन है, जहां वो अकाल संबंधी समस्याओं को रेखांकित करते हैं, बेरोजगारी की समस्याओं को भी रेखांकित करते हैं, और वो कहते हैं समाधान क्या देते हैं? समाधान देते हैं, क्या देते हैं समाधान? कि राजा को कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यह अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयास, इस अवधारणा को समझना चाहिए। और यही अवधारणा आदर्श राज्य की संकल्पना है, जो क्या दूर करे? बोले आज क्या दूर करे? आज अपने सरकार के भी उद्देश्य क्या है? इसकी प्रासंगिकता क्या है? इस आर्थिक चिंतन की प्रासंगिकता क्या है? बोलो भैया ना, प्रासंगिकता क्या है? बोले प्रासंगिकता क्या है? बोलो ना भैया। आज हमको बेरोजगारी की समस्या दूर करना है, बेरोजगारी की समस्या दूर करना है। और समस्या के लिए उन्होंने क्या बताया? नहीं को अबुद न लक्षणहीना। बोले कौशल विकास करो। बोले कौशल विकास। कौन सा विकास? कौशल विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वर्तमान संदर्भ में किस अवधारणा को लेके आए? बोले आत्मनिर्भर भारत। बोलो भैया, समझ पा रहे हैं या नहीं? बोले आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। नहीं को अबुद न लक्षणहीना, ये प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास तुलसी के चिंतन में कहां से आएंगे? बोले राजा को मुख जैसा होना चाहिए। बोलो भैया, बिल्कुल सही है ना? मुख जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मुख जैसा होना चाहिए राजा को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राजा मुख के समान होना चाहिए। और किसके लिए कार्य करना चाहिए? बोले प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। हित के लिए कार्य करना चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? बोले कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। कैसा राज्य? जो राम राज्य है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, हो सकेगी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। जिससे यह प्रासंगिकता है तुलसी के आर्थिक चिंतन की, तुलसी के राजनीतिक चिंतन की वर्तमान जीवन में भी कितना प्रासंगिक है। इसलिए तुलसीदास जी मध्यकालीन कवि होने के बावजूद भी, भक्तिकालीन कवि होने के बावजूद भी समाज के हर आयाम पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। और वह चिंतन हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। तो अगली कक्षा में हम लोग तुलसीदास जी की समन्वय चेतना और सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, ये प्रश्नों का उत्तर देखने की कोशिश करेंगे और तुलसीदास जी का समापन करेंगे। धन्यवाद।